हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी इन विलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास, भारतीय इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, जो हमारा घटना चक्र है, जिससे हर परीक्षाओं में घटना चक्र से क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हम लोग सीरीज ये स्टार्ट कर रहे हैं और इस पूरे घटना चक्र को मैं ख़त्म करूँगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और पूरा A to Z इतिहास जो है सो मैं घटना चक्र का ख़त्म करूँगा। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आज ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्लभ होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल कौन होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, तो उसको बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक। और जिसका लिखित विवरण है, मतलब जो लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और जो लिखा हुआ है और पढ़ा भी गया है उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो समझ में आ गया प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है मतलब लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक में क्या है कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल कौन हो गया, जिसमें लिखा हुआ भी है और पढ़ा भी जा सकता है, वो हमारा है ऐतिहासिक काल। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है पाषाण कालीन सभ्यता। आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति इत्यादि आते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में किसको रखा गया है, पाषाण कालीन सभ्यता को, और सिंधु घाटी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता को रखा गया आदि ऐतिहासिक काल में। तो कहने का मतलब है कि पाषाण कालीन सभ्यता ऐसी सभ्यता हो गई जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाणी कालीन सभ्यता ऐसी सभ्यता हो गई जिसमें लिखे हुए तो मिलते हैं पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व,
यहाँ से क्या होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब? तो ये हुआ चलिए थोड़ा बड़ा कर लिए हैं। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कितना में? 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान यानी खोज प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरण में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 चरण में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ? तो 1863 में प्रारंभ हुआ। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया। अब ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें से पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी, ये पूरा पाषाण काल के को पहचानने के उपकरण है। फलक उपकरण जो है सो मध्य पूरा पाषाण काल का है और उच्च पूरा पाषाण काल का दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन, कहाँ? पंजाब की सोहन नदी घाटी, पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ध्यान में रखेंगे, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लावरम तथा अत्रिमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। तो सबसे पहले हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो ये जगह का नाम याद रखिएगा, पल्लावरम तथा अत्रिमपक्कम। और ये पल्लावरम अत्रिमपक्कम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चेन्नई के समीप है। तो कई बार एग्जामों में आया हुआ है, तो पल्लावरम के नाम से आया था और अत्रिमपक्कम के नाम से आया था। तो इसे ध्यान रखेंगे कि हैंड्स एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पल्लावरम तथा अत्रिमपक्कम। और पल्लावरम कहाँ है? तो चेन्नई के पास है। और चापर चापिंग पेबुल संस्कृति तो सोहन नदी घाटी से। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट, ध्यान रखेंगे
रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने ही 1863 ईस्वी में पल्लावरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि पहला हैंड एक्स किसने खोजा था या प्राप्त किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राप्त किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट कहाँ के भूवैज्ञानिक थे? तो ब्रिटेन के थे। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। वो पहला हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त किया था? पल्लावरम से प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? तो 1863 में प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने, किनके मित्र? रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। अब पल्लावरम से कौन खोजा? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और अतिरम्पक्कम से कौन खोजा? तो विलियम किंग ने खोजा। इसलिए यहाँ दिया था पल्लावरम और अतिरम्पक्कम। तो अतिरम्पक्कम से रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र विलियम किंग ने पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम खोजा कहाँ से? पल्लावरम से 1863 में। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट और विलियम किंग दोनों ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान प्रांत में सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। कहाँ से? तो बेलन घाटी में। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है। यहाँ पे उपकरणों के अतिरिक्त जो है सो मातृदेवी की एक प्रतिमा मिला है। कहाँ से? लोहंदा नाला क्षेत्र से बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो ये जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। ये जो है सो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। क्या? मातृदेवी की प्रतिमा। और ये मिला कहाँ से है? तो लोहंदा नाला क्षेत्र से मिला है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। तो मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल को। मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। ये जो उपकरण है इसका निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। इनका जीवन कैसा था? प्राकृतिक था, नेचुरल था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भरण पोषण खान पान किस पर होता था? शिकार पर। तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। पुरापाषाण काल के समय में लोगों का भोजन क्या हुआ करता था? मांस अथवा कंदमूल। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। चूंकि इसमें अग्नि का प्रयोग उस समय तक नहीं हुआ था तो ये लोग मांस को पका के नहीं खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। क्या था? शिकारी था। शिकार करके ही
अपना भरण पोषण करता था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कफील्ड कैंपबेल कार्लाइल ने आर्कीवाल्ड कैंपबेल कार्लाइल नाम से यह फेमस है। कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग खोजा था। विंध्य क्षेत्र से कौन? कार्लाइल ने 1867 में और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पूरा पाषाणिक उपकरण खोजे थे। और 1867 में मध्य पाषाण काल की खोज जो है सो किसने किया था? कार्लाइल ने। कब? जब उसने विंध्य क्षेत्र से रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। पत्थर के ही, और पाषाण मतलब पत्थर ही होता है। पत्थर के बहुत छोटे औजार। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। मानव अस्थिपंजर किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। मानव अस्थिपंजर किस काल से? तो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। गुजरात स्थित लंघनाज, गुजरात में है लंघनाज, एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। लंघनाज कहाँ है? गुजरात में है और मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल लंघनाज है। और लंघनाज कहाँ है? गुजरात है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है। सीधा प्रश्न में आ जाता है कि लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल भारत के किस राज्य में है? तो वो गुजरात में है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशु की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन कहाँ से? तो लंघनाज से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। 14 गो मानव कंकाल मिला है। कहाँ से? लंघनाज से। मध्य पाषाण कालीन महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण, हड्डी और सिंह के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? महदहा से। हड्डी का उपकरण और सिंह का उपकरण जो है सो प्राप्त हुआ है महदहा से। और महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जी.आर. शर्मा ने महदहा को 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। महदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख किसने किया है? जी.एस. शर्मा ने किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। ये जो 3 क्षेत्र में बांटा है वो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण मिला है। किस क्षेत्र से? तो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से। एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में, जयनारायण पांडे ने एक पुस्तक लिखा है पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नहर्राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। महदहा, सराय नहर्राय और दमदमा तीनों जगह से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए गए हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। मतलब 41 जो है सो मानव के शव मिले हैं। शव यानी मरा हुआ शरीर। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर, तो ये दमदमा में जो है सो 41 मानव शवाधान मिले हैं। 41 मानव शवाधान कहाँ मिले हैं? दमदमा में मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। और महदहा से हड्डी एवं सिंह के उपकरण मिले हैं।
इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए।